चलिए, कल वाला जो बजट का जो चैप्टर था उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। बजट वाले हेडिंग में ही है ये। संवैधानिक कोष, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स, संवैधानिक कोष कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स, आर्टिकल 266(1), आर्टिकल 266(2) और आर्टिकल 267। ठीक है, संवैधानिक कोष भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सार्वजनिक कोष या लेखा लिखता है, सार्वजनिक लेखा भी लिख देता है। भारत का सार्वजनिक लेखा, भारत का सार्वजनिक कोष, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट, यहाँ पे कोष से आप लेखा भी लिख सकते हैं। भारत का सार्वजनिक लेखा, भारत का सार्वजनिक कोष, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यह भारत का सार्वजनिक कोष है, याद रखिएगा। भारत का सार्वजनिक कोष है, सार्वजनिक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। क्या क्या है इसको जल्दी से समझ लेंगे। ये तीनों का अंतर क्या है? संविधान में इन तीनों को ही जगह दी गई है। आर्टिकल 266 का प्रोविजन, सब प्रोविजन 1 और ये एक सब प्रोविजन 2, और फिर आर्टिकल 267 अलग से। ये जो भी भारत सरकार रेवेन्यू वसूलती है ना हम लोग से, कोई भी टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब, या जो किसी को वो ऋण दिए हुए है, सपोज कि मंगोलिया को डेट दिए हुए, कर्जा दिए हुए है, और मंगोलिया ने उसको क्या किया, लौटा दिया, या फिर भारत सरकार का कोई ट्रेजरी बिल खरीदा हो 1 साल वाला जो होता है, तो वो सारा पैसा जो है किस में जमा होता है? भारत के संचित निधि में। जो भारत सरकार जो टैक्स वसूलती है बेसिकली, वो पैसा कहाँ आता है? संचित निधि में। हम लोग जो बेसिकली जो इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जो पैसा जमा करते हैं, वो कहाँ रहता है? यहाँ भारत के सार्वजनिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक का पैसा जहां लगा हुआ है। इसमें से धन निकालने के लिए आपको बैंक से पैसा निकालना है, संसद से अनुमति लेंगे? नहीं लेंगे। तो 266(2) वाला में आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए संसद की अनुमति की जरूरत इसके लिए नहीं पड़ती है। यह है भारत की आकस्मिक नीति। एकाएक कुछ जरूरत पड़ गया, कुछ एकाएक जो है कॉन्टिजेंसी आ गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, बाढ़ आ गई, फ्लड, ऐसी स्थिति में हमको आकस्मिक निधि की जरूरत पड़ती है। इसमें केवल राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत पड़ती है शुरू में। यानी इन तीनों में संसद की जरूरत केवल कहां पड़ती है? पहले वाले में। यह हम लोग के मूड पर डिपेंड करता है। पब्लिक पैसा निकाल ली, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है आकस्मिक।
इसमें पहले मात्र 500 करोड़ रुपया जमा रहता था, अब सरकार ने इसमें 30,000 करोड़ रुपया डाल दिया है। 30,000 करोड़ की राशि है आकस्मिक निधि में। पहले कितना था? 500 करोड़, लेकिन अब कितना है? 30,000 करोड़ है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तुरंत उसमें, और यह पैसा निकलता है राष्ट्रपति की मंजूरी से, अनुमति से, क्योंकि टाइम नहीं होता है। हम जब तक संसद से निकलवाएंगे तब तक क्या होगा, तब तक जो है सारा आकस्मिकता जो है समाप्त हो चुकी रहेगी, लोग मर चुके रहेंगे। तो जब जरूरत है तब तो आप पैसा दिए ही नहीं, तो राष्ट्रपति से। लेकिन जब आप एक बार यूज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है फिर इस पर बैठ जाता है लोग और कैग कि आप सही जगह खर्चा किए हैं या नहीं किए हैं। समझ आ गया? आप मैंने आल जाल नहीं कर सकते हैं इसमें। तो ये तीनों का अंतर समझ लीजिए। जितना किसी को वेतन, पेंशन, सैलरी और पेंशन सब कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। इसी तरह राज्यों में भी होता है, भारत के सभी राज्यों में। जैसे बिहार की भी संचित निधि है, तो पटना हाईकोर्ट के जजेस को सैलरी मिलेगी बिहार की संचित निधि से। फिर उनका ट्रांसफर अगर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की संचित निधि से। लेकिन जब हाईकोर्ट के जज रिटायर कर जाएंगे तो उनको पेंशन मिलेगा भारत की संचित निधि से। ये नहीं कि जहां से लास्ट रिटायर हुए वहां से। ये हमारा जो बैंक में, इंश्योरेंस में जो सब पैसा जमा रहता है वो यहां, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पब्लिक का अकाउंट। ये सार्वजनिक कोष है, ये हम सभी लोगों का। इसमें से पैसा निकालने के लिए न संसद की जरूरत है न राष्ट्रपति की, और ये आकस्मिकता है, कॉन्टिजेंसी है। एक जरूरत पड़ा और हमको इसमें से पैसा निकालना है। ये समझ गए? इसमें पैसा आता कहां से है? टैक्स जो रेवेन्यू वसूलते हैं हम, ठीक है, कर्जा जो हमको लौट के आया वो सब, और ट्रेजरी बिल से जो पैसा हम पाते हैं सब यहां डाल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए यहां से पैसा निकालने के लिए संसद की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग कुछ चीज और देखेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, कल हम बोले थे कि आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, कोई होशियार आएगा तो बोलेगा सर फिर आर्टिकल 111 क्यों छोड़ दिया? जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 114, आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(3। फिर कोई कहेगा सर दो में क्या है? होशियार का नाती बोलेगा। जो होशियार रहेगा वो कुछ नहीं बोलेगा, वो कहेगा शांत रहो, अभी हमको 13 दिसंबर दिख रहा है, हमको और कुछ नहीं दिख रहा है, हमको केवल मछली की आंख अभी दिख रही है, ठीक है, उसको फड़फड़ाना नहीं। अब ये 5 आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इसमें हिंदी में पहला वाला 110 है, दूसरा वाला 112 है, तीसरा वाला 114 है, 117(1), 117(2) है। इसमें ब से बजट, ब से 12 है ना, ये 12 वाला जो है ना यही बजट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। इसके जगह पे यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण, दैट मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को हम लोग बजट कह देते हैं। भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज हुआ है। ब से 12, 112 ब से बजट। फिर 110 में क्या यूज हुआ है? मनी बिल यानी धन विधेयक। मनी बिल, मनी बिल। ठीक है, इस पे बात कर लेंगे पहले, अभी देख लेते हैं मनी बिल। 114 विनियोग विधेयक, विनियोग। एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल 1, वित्तीय विधेयक।
1, फाइनेंस बिल 2, आप कहेगा ये क्या है, ये वित्तीय विधेयक 1 और 2, 117 में एक जो पहला प्रोविजन और 117 का दूसरा जो तीसरा प्रोविजन, उसमें ये क्या है, फिर मनी बिल क्या है। चलो जब ये सब है ही तो बीच में ये विनियोग विधेयक कहां से आ गया, ठीक है। और जब सब पारित होगा तब एक्ट बनेगा, अभी पारित नहीं हुआ, अभी इसलिए बिल है, ये सब विधेयक है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, कोई भी जो फाइनेंस बिल है उसी में मनी बिल होता है। हर मनी बिल फाइनेंस बिल है, लेकिन हर फाइनेंस बिल वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं है। इसको यहां पर इससे समझेंगे, ये फाइनेंस बिल, दिस वन इज फाइनेंस बिल, इसके बीच में दिस वन इज, हर मनी बिल फाइनेंस बिल है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है। तो फिर फाइनेंस बिल है क्या, किसी भी वित्तीय मामला को डील करता हुआ जो बिल है, विधेयक है, उसको फाइनेंस बिल कहते हैं। कोई भी मैटर जो पैसे से रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड कोई भी मैटर फाइनेंस बिल है। लेकिन जो टैक्स लगाने से संबंधित वित्तीय विधेयक है, ठीक है, जो खर्चा करने से संबंधित है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जो पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण से संबंधित वित्त विधेयक है, 3 समझ रहा है। टैक्स लगाना, टैक्स घटाना या टैक्स कम करना नहीं, टैक्स लगाना, टैक्स बढ़ाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सार्वजनिक धन खर्चा कर रहे हैं, हम कंसोलिडेटेड फंड से निकाल रहे हैं या हम कर्जा ले रहे हैं, ये सब जो है किस में जाता है, मनी बिल में। कोई भी विधेयक जो पैसा से डीलिंग कर रहा है वो वित्तीय विधेयक है। कोई भी जहां पर कोई पैसे की बात हो रही है, डेट इज फाइनेंस बिल। लेकिन जैसे ही हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स घटाएंगे, टैक्स समाप्त करेंगे, वो वित्तीय विधेयक है, वो मनी बिल। टैक्स लगाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, मतलब जिससे नुकसान होगा हमको, जनता को, तो वो क्या कहला जाएगा, धन विधेयक। आप सार्वजनिक धन खर्च कर रहे हैं, वो हो जाएगा मनी बिल। और आप सार्वजनिक ऋण ले रहे हैं, वो सब क्या कहलाएगा, धन विधेयक। कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक होगा, इसका अंतिम प्राधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा, इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया सकता है। अभी हाल में विपक्ष ने आरोप लगाया कि जानबूझ करके लोकसभा अध्यक्ष किसी भी वित्त विधेयक को धन विधेयक बना दे रहे हैं ताकि उस पर राज्यसभा में बहस ही नहीं हो, क्योंकि वित्त विधेयक पर राज्यसभा को अधिकार है, लेकिन धन विधेयक पर राज्यसभा को अधिकार नहीं है। तो जैसे ही किसी वित्त विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर किसी फाइनेंस बिल को घोषित कर देते हैं कि दिस इज मनी बिल, राज्यसभा का हाथ क्या हो जाता है, कट जाता है। इसलिए राज्यसभा ने आरोप लगाया, क्या है महाराज, आप किसी भी वित्त विधेयक को मनी बिल घोषित कर दे रहे हैं, कुछ नियम कानून है कि नहीं उसका। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए, लोकसभा अध्यक्ष ने एक सुर में कह दिया मेरा लास्ट प्रेरोगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट सुनिए, लास्ट प्रेरोगेटिव आपका अंतिम प्राधिकार है, आल जाल कीजिएगा ना तो सब चीज का प्राधिकार मेरे पास है, इसलिए कानून के दायरे में रहिए, ठीक है। यानी लोकसभा अध्यक्ष को समझा दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो अल्टीमेट पावर है ना संविधान के इंटरप्रिटेशन का, आर्टिकल 142 उस सबका बाप है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को संविधान के या किसी भी कानून के व्याख्या का सर्वोच्च अधिकार देता है, और उसके आगे सारा अपवाद एक्सेप्शन फेल है, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस पावर का उपयोग कर सकती है जरूरत पड़ने पर, रक्षा के लिए संविधान का। तो अब धीरे धीरे बता रहे हैं, बजट का मतलब हो गया ना कि भैया हमारा खर्चा जो है, खर्चा पानी का विवरण। मेरे पास 3 साल का आंकड़ा हम बताए थे कल कि अगर हम इस साल बजट पेश करेंगे तो अभी चूंकि 1 ही फरवरी है,
अगर हम इस साल पेश करें तो 1 फरवरी को परंपरा हो गई है 2017 से। तो मेरा भैया अभी पूरा फरवरी महीना और मार्च का महीना बचा हुआ है इस साल का, अभी तो 2 महीना बचा हुआ है। अभी तो हम 10 ही महीने का काम फंड खर्चा किए हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 1 फरवरी तक ही पहुंचे हैं। अभी तो 1 अप्रैल आना बाकी है, तो 2 महीना मेरे पास बचा हुआ है। इसका मतलब है कि इस साल का पूरा खर्चा विवरण अभी मेरा नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी 2 महीना बाकी है। अगला साल का तो अभी हमको ठिकाने नहीं है, वो तो 2 साल के बाद शुरू, 2 महीना के बाद शुरू होगा। तो मेरे पास पूरा आंकड़ा किसका है? जो 10 महीना पहले जो समाप्त हुआ था ना वित्तीय वर्ष, उसका। तो पिछले साल का मेरे पास पूरा आंकड़ा है, इस साल का अभी मेरे पास 10 महीने का है, वो भी अनंतिम है, प्रोविजनल है, और आगे का फ्यूचर है। ठीक है, वो ये सब चीज का विवरण कहां रहता है? बजट में। बजट में बताया जाता है, जैसे इस साल कौन सा साल का वित्तीय वर्ष है? ये साल 2024-25 है। ठीक है, तो जो वित्त मंत्री अगर पेश करेंगी तो इसका फ्यूचर, और जिस समय वो पेश कर रही है उस समय चल रहा है, अब ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसका भी 2 महीना बाकी है, लेकिन पूरा आंकड़ा हमारे पास जो है वो किसका है? 22-23 का है। सारा आंकड़ा मेरे पास 22-23 का है। उसके बिना पर हम बताते हैं कि कहां जरूरत है, कैसी जरूरत है, और इसका अनंतिम आंकड़ा देते हैं, पूरा नहीं। इसीलिए हमेशा देखिएगा 1 साल पहले का पूरा आंकड़ा मिलता है, उस साल का नहीं मिलता है, और अगले साल का एस्टिमेट होता है कि देखो भैया मेरा ये खर्चा है। तो प्राकलन समिति बोलती है कि बेटा तुम कह रहा है कि इसमें इतना खर्चा लगेगा, अब तुम उस पिछला साल का दिखा रहे कि इतने हुआ था, तो तुम इतना इस पर खर्चा कैसे बढ़ा दिया? अरे महंगाई बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, अपना वो तर्क रखेगा डिपार्टमेंट। ठीक है, हमारे यहां सिंगल बजट है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में पॉली बजट है, पॉलीमर बजट। क्या होता है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट होता है, दैट इज नोन एज पॉलीमर बजट। पॉलीमर बजट हमारा सिंगल बजट है, हम एक ही बजट में सबको फरिया देते हैं। ये हमने कहां से सीखा है? इंग्लैंड से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो हम लोग एक के दुनिया में सब पार, ठीक है, सब डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, ये सिर्फ वित्तीय विवरण है। ठीक, वित्तीय विवरण है। ये बजट आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरा पिछले साल ये हुआ था, इस साल अभी तक ये स्थिति है अनंतिम, और अगले साल का भैया हमको पैसा दे दीजिए ना, तभी ना हम खर्चा करेंगे। उसके लिए लाया जाता है मनी बिल। अब वो बजट पारित करने के लिए कौन सा विधेयक आ गया? ये विधेयक नहीं है, दिस इज जस्ट विवरण। ये डिस्क्रिप्शन है, स्टेटमेंट है कि देख लो भाई हमारा ये है। उसको किस में रूप दिया जाता है? धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं होता है। जब इसकी शुरुआत हो जाती है ना, धन इस बजट की विवरण रख दिया गया, वित्त मंत्री पढ़ दी, तो आपको कितने दिन में खत्म कर देना है इसको? 75 दिन में। 75 दिन में यह प्रक्रिया क्या हो जानी चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए। धन विधेयक जाता है लोकसभा में। लोकसभा में सारे लोग पहले दे दिया जाता है, फिर अब होता क्या है कि एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो देखती है कि जो आप खर्चवा दिए हैं, जैसे हमने कहा कि सर हमको अपने इस डिपार्टमेंट में 14 पंखे चाहिए, ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी कितना खर्चा आएगा? 1 लाख रुपया। ये कुछ ज्यादा नहीं है, इसको थोड़ा कट शॉर्ट करो। कई बार जो कट मोशन होता है, 1 रुपया का देखिएगा टोकन कट किया जाता है, 100 रुपया, 1 रुपया ऐसे करके। ये धन विधेयक जो है ये किससे रिलेटेड है? बजट में जो हम लोग टैक्स लगा रहे होते हैं ना, आप देखिएगा कि इस बार ये सामान हुआ महंगा, तो सामान कैसे महंगा हुआ? उस पर टैक्स क्या किया हमने? लगा दिया, बढ़ा दिया, तो वो सामान क्या हो गया? महंगा हो गया। तो ये हो गया आपका धन विधेयक। ये लोकसभा में जाएगा। सपोज लोकसभा ने उसको क्या किया, क्योंकि ये कौन डाल रहा है? सरकार। कोई सामान्य सदस्य जो है वो जो है धन विधेयक को नहीं पेश कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी एमपी जो है वो पेश कर सकता है, लेकिन धन विधेयक, मनी बिल को केवल मंत्री ही प्रोड्यूस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा।
केवल मंत्री, उसी को हम लोग सरकारी सदस्य बोलते हैं। जब भी पढ़िएगा ना कि सरकारी सदस्य कौन, तो भाजपा का कोई भी एमपी नहीं, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों नहीं हो, भले भाजपा ही नहीं है, लेकिन वो मंत्री हैं, इसलिए वो क्या है, सरकारी मेंबर। तो वो सदस्य जो मंत्री होता है पार्लियामेंट का, उसको हम लोग सरकारी सदस्य बोलते हैं, गवर्नमेंटल मेंबर बोलते हैं। ठीक है, वो ऑफिशियल मेंबर हुआ। तो धन विधेयक कौन प्रस्तुत करे? वित्त मंत्री, या कोई भी मंत्री कर सकता है, लेकिन यहां वित्त मंत्री कर रहे हैं। और उसके बाद वो लोकसभा में इसलिए पारित हो जाता है क्योंकि सरकार का बहुमत किसमें होता है? लोकसभा में। राज्यसभा में क्यों नहीं दिया गया अधिकार पारित करने का? क्योंकि सरकार का हो सकता है कि राज्यसभा में बहुमत न हो और विपक्ष पक्का रोकेगा। अगर राज्यसभा में पारित अगर होने की ताकत होती तो इससे हमारा सारा पैसा का काम क्या होगा? ठप हो जाएगा और सबका पेंशन, सैलरी, सारा काम रुक जाएगा, भारत की व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इसलिए केवल इसको लोकसभा में दिया गया है, क्योंकि सरकार के पास किसमें बहुमत होता है? लोकसभा में। और वो अपने बहुमत के दम पर जो है धन विधेयक को, क्योंकि अगर ये गिरा तो सरकार गिर जाएगी। आया समझ में? धन विधेयक पारित हो गया, 75 दिन की समय सीमा है। धन विधेयक क्या हो गया हमारा? पारित हो गया। बजट का विवरण आते ही पता चल गया कि अब की बार ये होने जा रहा है बे, अब उसको संसद की मंजूरी चाहिए, तो लोकसभा में पेश हो गया धन विधेयक के रूप में। बजट किस रूप में गया? मनी बिल के रूप में बजट गया। ये तो विवरण है सिर्फ 112 वाला। तो मनी बिल गया और लोकसभा में पारित हो गया। अब वो गया राज्यसभा में। राज्यसभा को पता है कि अगर यहां पर ऐंठें तो लोकसभा पकड़ के ऐंठ देगा। राज्यसभा के पास केवल 14 दिन होता है, चाहे तो इसमें सुझाव दे सकता है, लोकसभा नहीं मानेगा, मान भी सकता है। राज्यसभा चुपचाप इसको 1 दिन में लौटा देता है, थैंक यू, बिना पढ़े। तो मैं क्या मतलब कहने का मतलब कि टाइम लेता है, क्योंकि राज्यसभा को पता है कि देखो यार पैजामा ना उतरे, बेहतर है दे दिया जाए। और राज्यसभा अपनी बेइज्जती नहीं करवाती है, चुपचाप धन विधेयक को क्या करती है, भैया तोहार धन तोहरे हवाले रखा। इस तरह से हमारा धन विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। राज्यसभा अधिकतम कितने दिन विलंब कर सकती है? 14 डेज। अब तो यह पारित हो गया। अब स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला 500 करोड़ रुपया। एक बात कह रहे हैं, अब आ गए भाई 500 करोड़ आया है, पार्टी दीजिए। अबे वो शो कर रहा है धन विधेयक में कि इतना हमको आवंटित हुआ है, अभी मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। अब आएगा आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? ये वो अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट को अब धन निकालने की अनुमति देता है। धन विधेयक हो गया कि जैसे आप लोग जितने यहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, हमने कहा कि चंदन को जो है हम 100 रुपया दिए। अब सब है चंदन तुमको 100 रुपया सर दिए हैं, चलो चाय पिलाओ। अभी दिए कहां है? बोले हैं खाली धन विधेयक। आगे समझ में? मनी बिल में अभी क्या हुआ, आपको पता चल गया कि हमको इतना रुपया मिलेगा। जब तक 114 नहीं पारित होगा ना विनियोग विधेयक, तब तक इनके मोबाइल में उठिन क्रेडिटेड 100 रुपया आ गया रे, आ गया, चल 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 चाय पिया जाए। आगे समझ में? विनियोग विधेयक क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक धन विधेयक के पारित होने पर हथौड़ी ठोक के मोहर लगा दिया, हो गया, चल आ गया पैसा। विनियोग विधेयक क्या कर दिया? जो पैसा आपको आवंटित हुआ था वो अब आपके अकाउंट में, समझ गया? सभी डिपार्टमेंट को उनका पैसा मिल गया। अब आप खर्चा कीजिए, कीजिए ना खर्चा, कौन रोका है? कैग कैग आएगा, काहे घबरा रहे हो? करो खर्चा। चंदन हमने आपको 100 रुपया दिया था फोटो स्टेट कराने के लिए, आप क्या किए उसका? सर उसका हम चाय पी गए। कैग महा घोटाला, चाय घोटाला पकड़ा गया, ठीक। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री चंदन कुमार को घोटाला के आरोप में बर्खास्त पहले हो गए, जेल भेजा गया। आगे बस समझ में? इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हमारा कैग जो है
सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पोस्ट है कि आपको मिल गया तो खुशी से ना चाहिए मत कि बजट आवंटित हो गया, अब उस पर देखा जाएगा कि आप कितना क्या कर रहे हैं। तो एस्टिमेट्स कमेटी का काम पहले था। एस्टिमेट्स कमेटी ने धन देते समय कहा कि आपको असल में कितने की जरूरत है ये बताइए। तो एस्टिमेट्स कमेटी जो सबसे बड़ी समिति है संसद की 30 सदस्यीय, जिसमें सारे मेंबर्स लोकसभा के रहते हैं सारे, वो देखती है बजट में आप कितना तुम दिए हो सही है या फर्जिया है। और जब ये खर्चा हो जाता है ना तो कैग देखता है कि बेटा तुम जिस मद में तुमको दिया गया था तुम उसमें खर्चा किए हो कि कहीं और खेला कर दिए हो। और कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय उसको रखवा देते हैं संसद के पटल पर दोनों सदनों में। अब राज्यसभा केम इनटू एक्शन, क्योंकि विपक्ष का बहुमत हो सकता है राज्यसभा में हो हल्ला गुल्ला करने के लिए, तो चोरों को चोरी को मोरी से बचाने के लिए जो है, मतलब कहने मतलब कि मोरी जो नहीं, मोरी का धन चोरी का धन टाइप बोला, अब चोरों को रोकने के लिए कैग कम्स इनटू एक्शन। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति वो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, एक नहीं दोनों। अब यहां पर दोनों आएंगे, अब आएगा लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक जिसमें दोनों के मेंबर हैं 15 और 7 22। एस्टिमेट्स में केवल लोकसभा एस्टिमेट लगाना है कितना देना है कितना नहीं, लेकिन चोरी रोकने में राज्यसभा को अधिकार है। अब इसके 7 मेंबर रहेंगे, ये 22 कैसे रहेंगे या उसमें 30, इसमें जो 30 या जो ये 22 रहेंगे ये ऐसे रहेंगे कि जिस पार्टी का जितना बहुमत रहेगा उसी हिसाब से जो है लोग उसमें रहेंगे। जैसे मान लिया कि अगर लोकसभा में भाजपा के 543 में सपोज 300 थे तो उसी अनुपात में उसका एस्टिमेट्स कमेटी में मेंबर रहेंगे। कांग्रेस के अगर 50 थे तो उसके उसी अनुपात में रहेगा, यानी आपका अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। लोक लेखा समिति में भी वैसी रहेगा। 7 में राज्यसभा में जितनी आपकी औकात है उसी हिसाब से रहेंगे आप, अगर लोकसभा में जितना औकात है उसी हिसाब से आप रहेंगे तो 15 लोग आपके रहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। अब लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट को देखता है और जरूरत पड़ने पर कैग को बुला देता है कि जरा समझाइए ना यहां पर आप क्या बता रहे हैं कि ये हुई है चोरी, और उसके बाद लोक लेखा समिति जांच करने बैठ जाती है। और उसके बाद अगर घोटाला पकड़ा गया तो समझिए कि वो बखिया उधेड़ देंगे सब। इसीलिए लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से चुना जाता है, ताकि चोरी रोकते समय जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, विपक्ष का, क्योंकि वो बाल की खाल निकाल देगा। लेकिन अगर सरकार का आदमी हुआ तो क्या करेगा, चोरी देख करके आंख बंद कर लेगा बचाने के लिए, इसलिए उसमें विपक्ष का आदमी होता है, ठीक है, नेता। अब समझ रहा है विनियोग विधेयक क्या करता है, पैसों का। अब हम लोग आ जाते हैं इस नीचे वाले में, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 क्या है ये। इसमें भी पैसे का लेन देन है, लेकिन ना तो टैक्स बढ़ाने से मतलब है, ना इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय है, और ना ही इसमें सार्वजनिक कर्ज की चर्चा है, पब्लिक डेट की, डीबीटी जो होता है वो डेट होता है, बी साइलेंट होता है। इन दोनों में ही पैसे की चर्चा होती है, टैक्स का मतलब नहीं होता है उसमें। सरकार को अपना कुछ काम है पैसे का तो अपना वो उसमें कर रही है, काम दिखा रही है अपना, ये बजट से मतलब नहीं है इसमें। तो फिर इसको फाइनेंस बिल 1 2 में क्यों डिवाइड किया गया, वो फाइनेंस बिल जिसमें कुछ प्रोविजंस मनी बिल का होता है और कुछ ऑर्डिनरी बिल का होता है, दैट इज फाइनेंस बिल 1। मनी बिल प्लस ऑर्डिनरी बिल इज नोन एज फाइनेंस बिल 1। फाइनेंस बिल 1 जैसे कोई विधेयक आया, उसमें 4-5 प्रावधान हैं, 2 प्रावधान कह रहा है टैक्स लगाने से और 3 प्रावधान जो है सामान्य बात कर रहा है, टैक्स लगाने से नहीं मतलब है।
तो फाइनेंस बिल 1 वो है जिसका कुछ प्रोविजन मनी बिल है और कुछ प्रोविजन जो है ऑर्डिनरी बिल है। लेकिन जो ये है ये ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। ये कैसे होता है? तो क्या हुआ ऑर्डिनरी बिल? कोई भी फाइनेंस बिल ऑर्डिनरी होता है जो मनी बिल नहीं है। आगे बात समझ में? इसमें राज्यसभा को वही अधिकार है। अब बता रहे हैं, धन विधेयक जैसे ही क्लियर होगा, विनियोग विधेयक अपने आप पारित हो जाता है। क्योंकि जिन्होंने धन विधेयक पारित किया, जब आप बता दिए कि हम चंदन को 100 रुपया दे रहे हैं, तो अब हम रोकेंगे नहीं, हम इनको 100 रुपया दे देंगे। तो धन विधेयक पारित होगा, मतलब विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या है समझिएगा, जो फाइनेंस बिल में कुछ आंशिक प्रोविजन मनी बिल का भी हो और आंशिक कोई बिल ऐसा आया जिसमें कुछ बातें लिखी गई हैं कि टैक्स बढ़ाना है और कुछ बातें क्या लिखी गई हैं, सामान्य। तो जहां तक टैक्स बढ़ाना है वहां तक लोकसभा, लेकिन जहां ये वाला पोर्शन आ जाएगा वहां राज्यसभा घुस जाएगी। तो फाइनेंस बिल 1 पहले लोकसभा में जाता है, याद रखना। फाइनेंस बिल 1 117 एक पहले कहां जाएगा? सब धन विधेयक जाएगा ही लोकसभा में, नियम है। फाइनेंस बिल 1 पहले लोकसभा में जाएगा। आप इसको केवल 14 दिन रोक सकते हैं। राज्यसभा इसमें मनी बिल वाला प्रोविजन को छोड़ करके जो बाकी जो प्रोविजन जो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है फाइनेंस बिल का, उसमें उंगली लगा देगी, और लगा देगी तो ये पूरा रुक जाएगा, क्योंकि वही प्रोविजन पास होगा जो मनी बिल से संबंधित है लोकसभा के कारण। लेकिन जो उसका बाकी जो हिस्सा है ऑर्डिनरी बिल वाला, वो पास नहीं होगा, रोक देगा। राज्यसभा की औकात वहां नहीं है जहां केवल मनी बिल हो, धन विधेयक हो। लेकिन अगर वो आंशिक रूप से मनी बिल और आंशिक रूप से बिल यानी फाइनेंस बिल 1, तो राज्यसभा किस हिस्से को रोक देगी? तो केवल वही प्रोविजन पास होगा जो मनी बिल। हाँ, अगर राज्यसभा ने नहीं रोका तो आपका फाइनेंस बिल 1 क्या हो जाएगा? पास। ये फाइनेंस बिल 2 बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। क्यों? पैसे की चर्चा है, लेकिन न तो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, न पब्लिक का पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, और न ही ऋण लिया जा रहा है, सार्वजनिक ऋण। इन तीनों को छोड़ करके कोई भी पैसे की बात, जैसे कहने का मतलब कि किसी टैक्स को एबॉलिश किया जा रहा है। आप किसी टैक्स को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट मनी बिल, फाइनेंस बिल है वो। क्योंकि बात किसकी हो रही है? किसी टैक्स को समाप्त करेंगे तो पैसा है ना उसमें, ठीक है। तो या आप कोई भी लेन देन कर रहे हैं, मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई बिल, ठीक है, जिसमें कि जैसे मान लो कि FRBM, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो है ना वो वित्तीय बिल, उसमें फाइनेंस की बात है, FRBM एक्ट है तो फाइनेंस बिल, लेकिन वो मनी बिल, उसमें राज्यसभा को अधिकार रहेगा। मनी फाइनेंस बिल 1 में राज्यसभा को पार्शियल पावर है, जहां पे ऑर्डिनरी पॉइंट शुरू होता है। लेकिन फाइनेंस बिल 2 117(3) में राज्यसभा को उतना ही अधिकार है जितना लोकसभा को। मनी बिल में केवल लोकसभा को अधिकार है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? 117 जो है ये कैसे वित्त विधेयक मनी बिल से अलग है? ये ऐसे अलग है कि 2003 में हम लोग क्या FRBM आया, ठीक है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो बिल जो आया था मैनेजमेंट करके, FRBM था, उसका फुल फॉर्म अभी हम दिमाग से भी उतर रहा है मेरा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देख लीजिएगा, बिजनेस मैनेजमेंट समथिंग होगा B से, अभी दिमाग से आउट हो गया है। तो ये आया था आपको अब 2003 में, तो वो क्या था? वो फाइनेंस बिल था, लेकिन वो मनी बिल नहीं था। तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि लोक लेखा समिति से संबंधित कुछ ये है, क्या क्या उसका फुल फॉर्म क्या? बजट मैनेजमेंट एक्ट, वही 20 हम सोच रहे थे। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये क्या हुआ? ये वित्त विधेयक था। ये पहले क्या था? वित्त विधेयक, लेकिन ये मनी बिल नहीं था। तो कोई भी जो वित्त से संबंधित बिल है वो तब तक मनी बिल नहीं है जब तक उसमें टैक्सेशन लगाने का पावर नहीं जुड़ जा रहा है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण लेना और सार्वजनिक खर्चा व्यय, ये और
टैक्स बढ़ाना, ये तीनों जुड़ते ही कोई भी वित्तीय बिल क्या बन जाता है, मनी बिल बन जाता है। और वहां केवल किसको अधिकार है, लोकसभा को। उसको राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, ठीक है। हाँ, आदिल हो गया था बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 2003 में आया था। विनियोग विधेयक, एक बार मनी बिल पारित हो गया तो ये अपने आप पीछे पीछे पारित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गया पैसा निकालने का। पहले केवल जानकारी मिली मनी बिल में कि तुमको इतना एलोकेट हुआ है, आवंटित हुआ है। अरे आशीष सुने कि आपको जो है 2000 रुपया मिलने की बात हुई है। हाँ सर, 2000 रुपया मिलने वाला है, लेकिन अभी आया नहीं है अकाउंट में। वो कब आएगा, जब अप्रोप्रिएशन बिल पारित हो जाएगा तब। और ये पक्का पारित होगा, क्योंकि क्या पारित हो चुका है धन। तो ये डिक्लेरेशन है कि तुमको इतना एलोकेट कर दिया गया। और दिस वन इज द अथॉरिटी दैट नाउ यू कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम योर अकाउंट। अब आपके अकाउंट में आ गया है, अब आप उसको विथड्रॉ, अब आप निकासी कर सकते हैं पैसे का। और ये 1 और 2 क्या है, वो फाइनेंस बिल जिसमें कुछ हिस्सा मनी बिल भी है, दैट इज फाइनेंस बिल 1। वो फाइनेंस बिल जिसमें बिल्कुल भी धन विधेयक की चर्चा नहीं है, दैट इज फाइनेंस बिल 2, 117(3). इसमें राज्यसभा को लोकसभा के बराबर का अधिकार प्राप्त है और वो कहीं भी पेश किया जा सकता है। अब समझ में आ रहा है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। यहां पहले लोकसभा में जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा क्या है, मनी बिल है। और जब वहां से पारित हो जाएगा तो इसको लेकर के लेंगी लगा सकती है कौन, राज्यसभा। अब समझ में आ रहा है, इसको लेकर के थोड़ा सा अंतर है, उसको लिख लीजिएगा। अभी दिमाग में आया ये 4 पहले की तुलना में क्लियर हुआ कुछ। ये 1 2 3 4 5 आर्टिकल है ना, पहले क्लियर नहीं रहा होगा, लेकिन अभी क्लियर हुआ कि 117(1) और 173 में क्या अंतर है। जो फाइनेंस बिल जिसमें मनी बिल भी हो, दैट इज 117(1). 173 वो फाइनेंस बिल जिसमें मनी बिल बिल्कुल नहीं हो, फाइनेंस बिल 2। समझ में आ गया। इसमें राज्यसभा को उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना लोकसभा। निश्चित रूप से आप किसी भी क्लास को देखिएगा, इकोनॉमिक्स के टीचर को, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बताया होगा आपको, कि वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं। आगे बात समझ में पढ़ी होगी ना, समझा नहीं पाए थे, अभी समझ में आ गया ना, ठीक। तो ये बोल रहे हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किसी को घुस गया ना दिमाग में ना। 114 एप्रोप्रिएशन भी समझ में आ गया ना, कि ये बस आपको अथॉरिटी मिल गया कि बेटा अब तुम पैसा निकाल सकते हो। तब तक पहले क्या था कि घोषणा तो हो गई है कि आपको अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अभी तक पुरस्कार वितरण समारोह हुआ नहीं है। विनियोग विधेयक वही है कि नहीं सर, घोषणा भी हो गई और आज तो हमको मिल भी गया। सर दरोगा परीक्षा में मेरा नाम आ गया सर, धन विधेयक। सर आज मुख्यमंत्री जी दे दिए सर, या डीआईजी साहब दे दिए, विनियोग विधेयक। समझा गया, ये विनियोग विधेयक है। अब हो गया क्लियर। और ये कोई विधेयक नहीं है, ये विवरण है, ये आपका स्टेटमेंट है कि बेटा ये चीज है, समझिए, ठीक है। और वो पूरे प्रक्रिया से गुजरता है। अब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इन तीनों का, धन विधेयक, फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 को हल्का सा देख लेते हैं हम लोग। यानी मनी बिल, याद रखिएगा ये सबसे क्वेश्चन बनता है। वित्तीय विधेयक श्रेणी 1, कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक जो भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैटेगरी 2, ये सब पढ़े थे, क्लियर था। ये पॉलिटी में भी है और ये इकोनॉमी में भी है, ये दोनों में है, ठीक है। और इस बार ना सारा क्वेश्चन लगभग याद रखिएगा, 60 से 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो है इसी टाइप का आने वाला है, इसे क्लियर रख लीजिएगा। और उड़ती उड़ती जानकारी है कि हो सकता है कि 500 सीट और जुड़ जाए, 2500 प्लस, 2500 प्लस, और कहीं जाते जाते 2800 ना सट जाए।
71वां भले तेल लेने चला जाए, लेकिन 70वां बहुत लोगों का तेल निकाल देगा। ठीक है, इसलिए सावधान रहिएगा। और जो लोग पहले से तैयारी नहीं किए होंगे, थोड़ा सा अफसोस से चूचा करेंगे ही, लेकिन जिनका पिछली बार कुछ कुछ नंबर से रुका है, या जो ऑलरेडी लेवल 7 में है, उनके लिए तो अगर थोड़ी भी मेहनत कर दिए, 64वां में 1500 आया था रिजल्ट, कितने निकले थे हम बता नहीं सकते हैं, मतलब जिन पर हमको हमेशा डाउट रहा था। इस बार वही है, बहुत डाउटफुल केस निकलेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग लोगों का 5.25 लाख में केवल 15,000 20,000 वो स्टूडेंट होंगे जिनका मेंस पर थोड़ा बहुत ठीक ठीक पकड़ होगी। केवल 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मेंस तैयार होगा, लेकिन उसमें एग्जामिनेशन में वो ह्यूमन एरर करेंगे, कोई बीमार पड़ जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। इन 2,500 या 2,000, अगर 2,000 हम मानते हैं, तो इसमें 1,000 लड़के वो रहेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, 1,000 वो रहेंगे जो नए घुसेंगे, छटने वाले वो भी रहेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि एक बार चयन होने के बाद उनके पढ़ने में वो जुनून नहीं रह जाता है। ठीक है, धन विधेयक, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, या प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, याद रखना। सेम यही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। यहां द प्रायर अप्रूवल और एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी। दोनों के लिए लिख दिए हैं, अपना अपना देख लीजिएगा, ये सेम है, अनुमति आवश्यक। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाइए अपने पढ़ाई में, बाकी तो रट्टा जहां जहां मारना है वहां मार ही लेते होंगे आप लोग। ये सब समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई ऐसा करो कि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, दिस वन इज आर्टिकल 110, दिस वन इज आर्टिकल 117 1, दिस वन इज 117 3, ये 110। अब देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्यों इसमें भी जरूरी है? क्योंकि इसमें आंशिक रूप से मनी बिल मौजूद है। इसमें मनी बिल, फाइनेंस बिल है, बट दिस इज नॉट मनी बिल, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। यही कारण है कि बजट पेश करने के लिए वो धन विधेयक के रूप में जाती हैं वित्त मंत्री हम लोग के माननीय राष्ट्रपति के पास, तो पहले बजट पेश करने से पहले कहां जाती हैं? रायसीना हिल्स। क्यों? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब समझ में आ रहा है इन तीनों का डिफरेंस, कि क्या क्या डिफरेंस है। लास्ट वाले में राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वित्त विधेयक है, लेकिन वो धन विधेयक नहीं है। आप गूगल में चाप चाप के देखते रहिए, आपको कहीं नहीं ऐसे समझाया रहेगा, आप हमेशा फंस जाइएगा, कितनी भी कोशिश कीजिएगा। लेकिन अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या कर दे रहे हैं, हम एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रहे हैं। राज्यसभा की शक्ति प्रतिबंधित है, बस 14 दिन। राज्यसभा की शक्ति प्रतिबंधित, दैट मीन्स अप टू 14 डेज बस। द पावर ऑफ राज्यसभा इज रिस्ट्रिक्टेड, द पावर ऑफ राज्यसभा इज रिस्ट्रिक्टेड। राज्यसभा की शक्ति जो है वो इसमें प्रतिबंधित है। ये कौन सी शक्ति है? संशोधन की या अस्वीकार करने की। राज्यसभा की शक्ति इसमें क्या है?
प्रतिबंधित, यानी आपका कोई पावर इसमें, क्या पावर है भैया, या तो रिजेक्ट करने का या संशोधन करने का, नाइदर आपके पास है। नीदर भी कुछ लोग बोलते हैं, अमेरिकन वाले, अंग्रेज जो है नाइदर बोलते हैं। तो होता है, समझ रहा है, विटामिन और विटामिन, नीदर और नाइदर। नाइदर अंग्रेज बोलते हैं, अमेरिकन जो है नीदर बोलते हैं। तो ये कौन सी शक्ति है, रिजेक्ट करने की या अमेंड करने की, दोनों ही नहीं है यहां पर, ठीक है। राज्यसभा को विधेयक संशोधित, अमेंड या अस्वीकार करने की शक्ति है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी बिल के अलावा क्या जुड़ा हुआ है, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल श्रेणी 1 को सेम शक्ति है, राज्यसभा को शक्ति है, इसमें तो और शक्ति है, समझिएगा। मनी बिल में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन 117 1 और 3 दोनों में शक्ति है। क्यों है भाई? यहां तो आंशिक रूप से मनी बिल भी था, क्योंकि साथ में पूछ के रूप में ऑर्डिनरी बिल भी लगा हुआ है, इसलिए। आगे समझ में, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, क्योंकि बीपीएससी इस टाइप के सवाल पूछ सकती है अनुच्छेद डाल करके इस बार। ठीक है, आगे बढ़े, इसी में जल्दी कीजिए इसको। इसमें शक्ति है बस। इट हैज द पावर टू अमेंड और रिजेक्ट द बिल, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों में। समझ में आ रहा है ना? कि उड़ रहा है विनीत, घुस रहा है दिमाग में ना? अब आज क्लियर हो गया ना? 110, 112, 14 क्या करना है? जाना है अपने रूम पर और किसी भी बकलोल को चाय पीने में पकड़ लेना है। इधर आओ, तैयारी करते हो, सुनो, और उसको 5 समझा देना है, ठीक है? उसको चल देना है। उससे क्या होगा कि आपका अपना और क्लियर हो जाएगा। आप उसको बता देना है कि कहां पढ़े हैं, बस। ठीक है, तीसरा इसी में वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है, स्पीकर का। वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। लिखिएगा, द अल्टीमेट डिसीजन टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल बिल and money bill is taken by the Lok Sabha speaker. The ultimate decision to declare a financial bill, a money bill, is taken by the Lok Sabha speaker. ठीक है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष अनुमोदन की जरूरत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष से अप्रूवल, अनुमोदन मीन्स अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सेम हियर, सेम, नो नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ द स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, राज्यसभा से सभापति को स्पीकर नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये नो नीड टू टेक अप्रूवल
ठीक है, फ्रॉम द स्पीकर या ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का अप्रूवल या स्पीकर द्वारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ऑफ द लिख सकते हैं, फॉर फ्रॉम द भी लिख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अनुमोदन की जरूरत नहीं है, समझ गया। इसीलिए लोकसभा को ही केवल इसमें शक्ति प्राप्त नहीं है, इसमें राज्यसभा को भी शक्ति प्राप्त है, जबकि इसमें किसको, केवल और केवल। इसीलिए कई बार स्पीकर क्या करते हैं कि किसी वित्त विधेयक को धन विधेयक घोषित कर देते हैं। क्यों कि आओ अब उसमें राज्यसभा की शक्ति खत्म। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या लिखा हुआ संविधान में कि लोकसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो कर देता है घोषित। तब सुप्रीम कोर्ट के पास गए मैटर कि देखिए खेला हो रहा है, इस सब विधेयकों को घोषित कर दे रहे हैं धन विधेयक, अतः राज्यसभा का क्या रोल रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, कहा स्पीकर जी ठीक बात नहीं ना छै है, तो वो वहां पर उसको समझा दिया गया कि देखिए अच्छी बात नहीं है कि यहां तो खेला लग रहा है कि आप किए हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ प्रोविजन इसका ऐसा है कि जो इसको कैटेगरी 1 में ला रहा है। निश्चित रूप से 2 पॉइंट इसका है, लग रहा है कि मनी बिल है, लेकिन बाकी तो मनी बिल नहीं है, आप इसको पूरे का पूरा मनी बिल घोषित कर दिए। जी अगला बार से ध्यान रखेंगे, इस बार जो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि वो सरकार है, समझ आ गया, इसलिए आने तो समझते हैं ना, वो आता है ना प्रोविजन। तो खैर तो सुप्रीम कोर्ट तो बैलेंस ऐसा बना है ना कि जब इस बार सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान चीफ जस्टिस से पूछा गया कि आखिर आपके यहां गणपति महोत्सव के दिन प्रधानमंत्री क्यों गए, आपके निवास पर सीजीआई के घर पे मोदी जी गए और गणेश पूजा में शामिल हो गए, तो कहा कि तो अच्छी बात नहीं है। तो बोले कि सुनो, इतना भी कचड़ा मत करो तुम लोग, भारत के प्रधानमंत्री आए थे मुख्य न्यायाधीश के यहाँ, पूजा में सम्मिलित हुआ, चुपचाप गए, और जब प्रधानमंत्री आए थे तो 100 मीडिया कर्मी वहां लगे हुए थे, और जब प्रधानमंत्री हमसे बतियाए हैं बैठ करके तो भी वहां पर मुंह में से कोचे हुए कैमरामैन थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से चले गए। और अगर उनको कुछ बात ही करनी होती ना रहता, ठीक है ना, कि मूर्खता इस हद तक ना करो कि हर पोस्ट पर ही संदेह की नजर आ जाए। अभी अपने वो इसमें बोले हैं लास्ट वाले रिटायरमेंट के दिन, बोले ना कि इस तरह का काम मत किया कीजिए, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, कैसे मत करो कि कोई बिल्कुल भी ना है कि हम लोग मिलते हैं कि अगल बगल बैठते हैं तो बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको कुछ कह देंगे और हम कर देंगे, या हम उनको कुछ कर देंगे कह देंगे तो वो कर देंगे, कैसा नहीं होता, ये आप लोग का भ्रम है। ठीक है, आप थाना में देखिए, एक दरोगा दूसरे दरोगा को सेम थाना में बोलता है कि यार कर ना दे, ना नहीं करेंगे, हम अपने आंख से देखे हुए हैं। एक दरोगा बोल रहा है कि उसको छोड़ दो और दूसरा कह रहा नहीं छोड़ेंगे। आप यहां बात कर रहे हैं कि सीजीआई के कहने पर प्रधानमंत्री कहने पर सीजीआई, नहीं करते हैं लोग, वो लगता है कि आराम से काम हो जाता है, नहीं होता है। एक आईपीएस के बाद दूसरा आईपीएस नहीं सुनता है कई बार। अगला ध्यान रखना इसको, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहला याद रखना, पेश किया जा सकता है मैंने पहले, ये बाद में कहा जाएगा राज्यसभा, लेकिन पेश कहां होगा, पेश करने का मतलब हो गया कि पहले कहां लाया गया। तो ठीक है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो दिस इज ओनली प्रेजेंटेड बिफोर द लोकसभा, दिस इज ओनली प्रेजेंटेड बिफोर द लोकसभा। ठीक है, सेम सेम, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजन किसका है, मनी बिल का, लेकिन यहां पर लोकसभा राज्यसभा अटका देगी। यहां पर 14 दिन है राज्यसभा, लेकिन यहां पर अनलिमिटेड पावर है। राज्यसभा रिस्ट्रिक्टेड, राज्यसभा नॉट रिस्ट्रिक्टेड, याद रखिएगा, यहां प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसे भी कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश, बाद में कहा जाएगा राज्यसभा में। यहां केवल 14 दिन है। इसे लोकसभा अथवा राज्यसभा में
पेश किया जा सकता है। अभी नहीं समझ में आएगा जिसको भी पूछ लीजिएगा हमसे एक बार, यहां पर समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? ठीक, हाँ। हम्म हम्म तो रुक ही जाएगा ना, उसको फिर अलग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि समवेत पूरा बिल पास हो जाए तो नहीं होगा, आपको वो प्रोविजन हटाना पड़ जाएगा। हाँ हाँ, छांटना पड़ जाएगा तब पारित होगा, क्योंकि वो बिल तो दोनों मिला हुआ है, तो पूरा बिल ही रुक जाएगा, क्योंकि उस प्रोविजन को राज्यसभा पारित ही नहीं करने देगा। आ गया? देखो ये पहला वाला में क्या है, मनी बिल है, तो ये लोकसभा में पेश होगा, बाद में जाएगा। पेश करने का मतलब होता है कि पहली बार हम कहां प्रस्तुत किए हैं, इंट्रोड्यूस्ड कहां किया गया, तो इट इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। लेकिन यहां पर राज्यसभा आगे इसको रोक सकता है, यहां पर राज्यसभा इसको 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। और इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। यह भी इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा, लेकिन यहां राज्यसभा को पावर है 1171 में, ये दोनों में ही पेश कर सकता है। ये एकदम ऑर्डिनरी बिल हो जाता है। कहने को फाइनेंस बिल 2 है, लेकिन इट इज ऑर्डिनरी बिल। ये भी फाइनेंस बिल 1 है, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन क्या है, मनी बिल। तो प्रस्तुत भले लोकसभा में होगा, राज्यसभा नहीं होगा, लेकिन यहां पर राज्यसभा को भी इक्वल पावर है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रोविजंस नॉन मनी बिल वाले हैं, ऑर्डिनरी बिल वाले हैं, और वहां पर आप जब तक उसको अलग अलग नहीं कीजिएगा तब तक वो बिल पारित ही नहीं होगा। क्योंकि कुछ पोर्शन में आपने उस बिल में मनी बिल के साथ साथ ऑर्डिनरी बिल को भी जोड़ रखा है, तो ओवरऑल बिल जो है वो पारित नहीं होगा। अब समझ में आया? किसी और को कुछ आ रहा समझ में? ये समझ में आ गया पूरा कि नहीं घुसा दिमाग में? फिर एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो ये घुस जाएगा। ठीक है? ठीक, आज ऑनलाइन में सब हैं और सन्नाटा है, मतलब देख रहे हैं सब, कि समझ लो। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बहुत दिन से पढ़ते सब थे, समझता कोई नहीं था। ठीक है? एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन और चार्ली चैपलिन एक दूसरे से मिले, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जानते हैं चार्ली चैपलिन जी, तो बोलिए, आप में गजब की प्रतिभा है, आप बिना कुछ बोले, आप बोलते कुछ नहीं हैं, लेकिन दुनिया आपको समझ जाती है। चार्ली चैपलिन ने कहा आप हमसे भी प्रतिभाशाली हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जी, अल्बर्ट आइंस्टीन बोले कैसे? आप बोलते बहुत कुछ हैं, समझता कोई नहीं है। ठीक है? हम कुछ नहीं बोलते हैं, सब समझ जाते हैं कि चार्ली चैपलिन क्या क्या, सब हंसने लगते हैं। और आप बहुत कुछ बोलते हैं, अपना थ्योरी देते हैं, समझता कोई नहीं है, तालियां सब बजाते हैं कि कुछ अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ अच्छा किया है। ठीक है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन इस चीज को अपने ये में लिखे हैं कि हम तभी चार्ली चैपलिन को मान गए थे कि इससे हाजिर जवाब आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, कि आपको, आप बोलते नहीं हैं, आपको सब समझ के खूब तालियां बजाते हैं, आपको एंडोर्स करते हैं, बोले कि आप हमसे भी प्रतिभाशाली हैं। क्यों? आप बोलते खूब हैं, समझता कोई नहीं, फिर भी दुनिया आपको जो है ताली बजाती है। यार ये भी बात ठीक बोला, क्योंकि उनका आईक्यू जो था वो 160 से ऊपर था, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन का 160, एक अच्छे मनुष्य का, तीव्र बुद्धि के आदमी का 100, 109, 110, उनका एक 160 था। एक आईएएस आईपीएस को कहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में जो बनता है, कि वो अपने ब्रेन का 3% यूज करता है। ठीक है? एक सरकारी नौकरी पाने वाला क्लर्क, दरोगा, वो अपने ब्रेन का 1% यूज करता है, और अल्बर्ट आइंस्टीन अपने ब्रेन का 17% तक यूज किए थे। समझ गया? उतना तक, उतना हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। ये क्लियर हुआ इतना? अभी कुछ लोग सोचेंगे बाप रे बाप अभी और है इसमें। हाँ, थोड़ा सा है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। देखिए, नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग, क्योंकि लोकसभा को सारा पावर है, लोकसभा को सारा पावर है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, इन दोनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राज्यसभा ज्यादा एड़ातड़ी की बस करा देगा संयुक्त बैठक।
देयर इज प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, दोनों में देयर इज प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, दोनों में, इसमें नहीं है पहले वाले में, इसमें लोकसभा के पास सारा पावर है। ठीक है, आर्टिकल हम पहले ही दे दिए हैं, आर्टिकल 110, 117 एक, आर्टिकल 117 3। साधारण विधेयक की तरह, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक की तरह, मनी बिल प्लस ऑर्डिनरी बिल, यही ऑर्डिनरी, देखो मनी बिल होने के कारण ही इसको लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल भी होने के कारण इसको राज्यसभा रोक देती है अब, ठीक है, लेकिन दिस वन इज ओनली मनी बिल। अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, 117(1) और 117(3), ठीक है, अब तक नहीं क्लियर हुआ होगा, आज कम से कम आज की क्लास में ये चीज हम ठोक बजा के क्लियर करा दिए। इसको केवल सरकारी सदस्य ही पेश करेगा, मंत्री, सरकारी सदस्य मंत्री द्वारा ही पेश, प्रेजेंटेड बाय ऑफिशियल मेंबर या गवर्नमेंटल मेंबर, दैट इज मिनिस्टर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, हाँ कोई मेंबर पेश कर दिया, इसको भी उसको भी, इसमें बस प्रोविजन उस टाइप का रहता है, क्योंकि राज्यसभा को भी पावर है। ये जो है धन विधेयक हो गया, मनी बिल, इसको केवल मंत्री पेश करेंगे। मनी बिल को जब भी पेश करेगा तो कौन पेश करेगा? सरकारी आदमी, मतलब मंत्री, हाँ एमपी, हाँ लोकसभा राज्यसभा, हाँ इसमें, क्योंकि ये लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा एमपी, यहां पर ये दोनों में से किसी में जाएगा, इसलिए राज्यसभा एमपी, ठीक है, ये किसी भी सदस्य द्वारा, यानी कि लोकसभा का होना चाहिए, लेकिन यहां पर लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर लोकसभा का एमपी के द्वारा, याद रखना इसको, ठीक है।
ये हो गया आपका ये वाला अनुपूरक बजट। ठीक है, अनुपूरक बजट ये क्या होता है? अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट। हाँ हाँ सब ठीक बोली। जैसे आप कोई खर्चा का प्रावधान किए और हुआ क्या कि ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई ईमानदारी से। जैसे आपने कहा कि सर 100 रुपया में हो जाएगा काम, हम दे दिए 100 रुपया। पता चला कि आप जब वहां पहुंचे तो अरे सर तो 150 रुपया लग रहा है। फिर आप फोन किए कि 150 रुपया लग रहा है, तो फिर हम 50 रुपया और आपको दिए। अनुपूरक बजट। अच्छा, जैसे इस साल क्या हुआ था कि फुल बजट जो है आपका वो आया मई में, मई चुनाव के बाद, जुलाई में, सॉरी जुलाई में चुनाव के बाद, ठीक है 23 जुलाई को। लेकिन इंतरिम बजट इस साल का कब पेश हुआ था? फरवरी में। उसमें जो पूर्ण बजट के पहले तक का जो पैसा चाहिए था उसको क्या कहते हैं? अंतरिम बजट में जो हम कौन सा अनुदान होता है वो वही पूछना चाह रहे हैं। जो ये पढ़े हैं लेखानुदान, है ना? लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, इसको लिख लीजिए। वोट ऑन अकाउंट को कर लो। यह अल्पकालिक बजट होता है। आ सकता है ये सारा क्वेश्चन जो है आपसे आ सकता है। ग्रांट इन एड, हाँ ठीक है। हैंग नहीं हुआ भाई, सर चले भी नहीं गए, हम यहीं हैं, घबराइए मत। यह अल्पकालिक बजट होता है। यह उस वर्ष पेश होता है जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होता है। जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होता है, यह अल्पकालिक बजट होता है या उस वर्ष पेश होता है जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होता है। इसे सरकार के शेष कार्यकाल, इसे सरकार के शेष कार्यकाल हेतु व्यय निर्वाह के लिए पेश किया जाता है। पेश किया जाता है। अब जैसे इस साल मई में चुनाव था, हम समझा दे रहे हैं। 1 फरवरी को बजट लाना था इस साल, चुनाव था अप्रैल मई में, तो आप हो सकता है कि आप चुनाव हार भी जाएं, तो आप कैसे इस साल का पूर्ण बजट ला सकते हैं 1 फरवरी को? ये थोड़ी पता था कि फिर से नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, हार भी सकते थे, हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते भारत के। तो ऐसी स्थिति में 1 फरवरी को जो आप बजट पेश करेंगे वो पूरा बजट नहीं होगा, एनुअल बजट नहीं होगा, दैट विल बी इंटरिम बजट। उसमें आप क्या पारित कराते हैं? लेखानुदान, लेखा, वोट ऑन अकाउंट। और इस पर जो होता है, इसमें आपको सरकार के बचे हुए कार्यकाल के लिए खर्चा का पैसा मिलता है। इसमें आप कोई नया प्रोग्राम नहीं शुरू कर सकते हैं चुनाव में फायदा के लिए। क्यों खर्चा? जो आपका जेन्युइन खर्चा है,
जैसे लोगों की सैलरी, लोगों का पेंशन, ये सब जो बचे हुए समय में आपको करना था, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका खर्चा, आपके पास तो 31 मार्च तक कहीं था ना पिछले साल का। 1 अप्रैल से जब तक नई सरकार नहीं आ जाएगी तब तक का पैसा कहां से आएगा, जब तक कि अगला एनुअल बजट नहीं आ जाए। उस समय के लिए क्या लाया जाता है, लेखा नुदान, वोट ऑन अकाउंट। ये सरकार के बचे हुए कार्यकाल, ताकि नई सरकार जब आएगी ना इस साल, तो वो इस साल का एनुअल बजट लेकर के आएगी, तुम नहीं आओगे। क्योंकि हो सकता है कि तुम कौन होते हो जी अगले साल के 31 मार्च तक बजट देने वाले, और कहीं चुनाव हार गए तब अगली सरकार क्या करेगी। इसलिए जिस जिस साल चुनाव होता है उस साल, अगर पता है कि इस साल चुनाव होना है, हो सकता है कि आप बजट लाए 1 महीना में सरकार गिर गई, तब तो बजट आपका साल भर का चल रहा है, ठीक है। उस समय फिर नहीं, मान लीजिए कि चंद्रशेखर हैं, वो बजट लेकर के आए और बजट के बाद जब हो गया सब कुछ, तो सरकार ने अपना समर्थन, माने वो गिर गई सरकार, तो उनका बजट तो फिर चलेगा अपना, क्योंकि वो कब तक का था, वो साल भर का आ गया था। लेकिन जब हमको पता है कि इस साल जनरल इलेक्शन है 5 साल पर, हमको पहले से पता है कि इस साल इलेक्शन होने आपकी सरकार क्या हो गई है, गिर गई है, तो अब आप पूरे साल भर के लिए बजट नहीं लाएंगे, आप फॉर द टाइम बीइंग लाएंगे, जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं होता। हो सकता है कि आप ही जीत के आ जाएं, लेकिन फिर भी आपको क्या पेश करना है, लिखा। तो जब इस साल 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट पेश किया, तो वो जुलाई तक के लिए ही था, कि जब तक कि अगला पूर्ण बजट आ नहीं जाता और हम लोग इसके लिए पैसा दे नहीं देते। दिस इज लेखा नुदान। अनुपूरक क्या था सप्लीमेंट्री बजट, कि अगर आप जेन्युइन मांगे हमसे पैसा और हमने आपको दे दिया, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया, हमने सड़क निर्माण के लिए आपको 500 करोड़ दिया, 500 करोड़ आवंटित हो गया और सड़क का निर्माण शुरू हो गया, तब तक बाढ़ आई और जितना आपका सामान था सबको बहा करके फंस गया, अब तो गड़बड़ हो गया। तो फिर आपको सप्लीमेंट्री बजट दिया जाएगा, क्योंकि जेन्युइन कॉज था कि आपको जितना खर्चा दिया गया वो क्या हो गया, बढ़ गया, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तब आपको क्या देता है। लेकिन जब चुनाव हो जिस साल, उस साल हम क्या देते हैं, लिखा हुआ, ये लिखवा दें, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म बजट, दिस इज अ शॉर्ट टर्म बजट, दिस इज अ शॉर्ट टर्म बजट, this is presented in the year, this is presented in the year of general elections, this is presented in the year of general elections, it is presented to deal with the expenditures, to deal with the expenditures of the government for the rest of the term, to deal with the expenditure of the government for the rest term. अब एक और शब्द इसमें आता है, ग्रांट इन एड। अनुदान मांग सरकार पेश करती है कि भाई खर्चे की जरूरत पड़ गई है, मतलब होता है ना कि हम लोग क्या बोले अभी कि अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान को सरकार क्या करेगी, ऐसी दे देगी, उसको फिर किससे लेना है, संसद से। जैसे हमने सड़क निर्माण के लिए आपको कितना दिया बजट में, 500 दिया, लेकिन पता चला कि 200 करोड़ रुपया अभी और लगेगा। बजट के लिए कितने दिन की अवधि थी, 75 डेज, 70। जो ग्रांट इन एड होता है, ये होता है अनुदान मांग, कि भैया हमको जो अब अनुदान देना है ना, ग्रांट, उसके लिए हमारी डिमांड है, उसको पूरा कीजिए। इसको पूरा करना रहता है 26 दिन में, विदिन 26 डेज अनुदान मांग। इसको 26 दिन के भीतर पारित करना रहता है, 26 डेज।
ये क्या है? ग्रांट इन एड। दिस इज कि जो हम खर्चा कर रहे थे उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। समझ आएगा? इसको समझ लीजिएगा। ये सरकार की मांगों का सारांश है, समरी है। ठीक है, जैसे हम क्या बताएं कि हम बजट में रख दिए ना खर्चा, लेकिन जब बजट में हमने खर्चा रख दिया तो हो सकता है कि कई बार पैसा क्या होता है, खर्चा नहीं होता, तो वो रिटर्न हो जाता है। लेकिन कई बार खर्चा सच में क्या हो जाता है कि एस्टिमेट कमिटी रहा है कि नहीं 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 नहीं, इसके लिए, इस काम के लिए 1000 करोड़ काफी है, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो बजट हुआ बढ़ गया है सही में। तो कैग से पूछा जाता है कि सच बोल रहा है हो? तो हाँ सर, कि इसमें नो डाउट कि खर्चा बढ़ गया और वो जेन्युइन खर्चा है। तो अनुदान मांग, ग्रांट इन, तो सरकार अपने से खर्चा कर देगी नहीं, उसको फिर किससे मांगना है? संसद से, फिर लोकसभा से मांगना है। दैट इज नोन एज ग्रांट इन एड। एड माने सहायता, एड्स नहीं, एड। ग्रांट इन एड, अनुदान मांगों को पूरा कीजिए। तो जब पूरा बजट था उसके लिए कितने दिन? 75 डेज। लेकिन जो ये बचा हुआ खर्चा बढ़ गया, इसके लिए कितने दिन? 26। अब समझ में आ रहा है? कुछ कुछ क्लियर हुआ आज? क्या क्या चीजें इसमें सप्लीमेंट्री जो बजट हुआ ना, जो बजट लिखवाए थे ना, उसमें सप्लीमेंट्री बजट, वो स्टेटमेंट हुआ, ये पारित कराया गया। बजट का मनी बिल हुआ, ये ग्रांटी नेट हो गया। ठीक है, वो ये मांग है, डिमांड है, वो विवरण दिया गया। अब सरकार मांग रही है, इस पर विचार विमर्श कीजिए कितने दिन में? 26 दिन में, और दे दीजिए पैसा। ठीक है, इसलिए आ जाता है। ये सरकार की मांग है, ठीक है, मांगों की समरी है, सारांश है। ठीक है, और वो बजट हुआ, वो आपको दे दिया कि सर देखिए इतना है खर्चा। ठीक है, भारत की संचित नीति हो गया। वित्त विधेयक सिंपल, अगर कोई लिखेगा फाइनेंस बिल के लिए, ठीक है, जब धन विधेयक में साधारण विधेयक के भी उपबंध प्रोविजंस जोड़ दिए जाते हैं तो वह वित्त विधेयक या वित्तीय विधेयक हो जाता है। वित्तीय लिख सकते हैं आप, इसको वित्त विधेयक भी लिख सकते हैं, पहले बता दे रहे हैं। फाइनेंस है, फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक, दोनों चलेगा। ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं वैसे। ये हो गया, इसको इंग्लिश वाले लिख लीजिए। when the provisions of ordinary bill when the provisions of ordinary bill are added in the money bill, it is known as financial bill. When the provisions of money bill are added in the money bill, then it is known as financial bill. then it is known as financial bill. अब क्लियर हो गया ना ये वाला? एक चीज और, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आर्थिक कार्य विभाग
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट, यूनियन बजट की तैयारी एवं उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। वित्त मंत्रालय में कई विभाग हैं, 5। उसमें से कौन सा विभाग जो है वो यूनियन बजट पेश करता है? आर्थिक कार्य विभाग। आईएएस में पूछे हुए हैं, तो बीपीएससी में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, हो गया है, ये समझ में आ रहा है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग हैं, इसमें एक विभाग कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक कार्य विभाग। सिर्फ वही किससे जुड़ा हुआ है? संघीय बजट, यूनियन बजट की तैयारी से उसको प्रिपेयर करता है और उसको लोकसभा में क्या करता है? संसद में पेश करवाता है। ये आईएएस 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह की चीज जो आपको हम बताएं वो भी ठीक है। तो कुछ कुछ इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आया, और आपका जो पॉलिटी वाला जो एंगल है, वित्त विधेयक और धन विधेयक, अंतर समझ में आ रहा है? जो डिफरेंस दिखाएं उसको कर लेना। कारण क्या है? इस बार क्वेश्चन वहां से आएगा, अगर आया तो आप एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, अब सोचिए कि अगर हम साल भर आप लोगों को पढ़ाए होते सब कुछ, तो फिर आपकी तैयारी कैसी होती? लोगों में पेशेंस नहीं होता है, वो तुरंत हमको समझाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जबकि इसके लिए सबसे जरूरी पेशेंस है। दिक्कत क्या है ना कि मेजॉरिटी जो है आईक्यू लेवल लो वाला है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। और लो आईक्यू लेवल वालों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनको ये सबसे बड़ा भ्रम होता है ना कि वो बहुत तेज हैं। और हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि एक पंखा हमको दे देगा ना बनाने के लिए, तो हमसे नहीं बनेगा। पूरा का पूरा मेरा आईक्यू पानी पानी हो जाता है। ठीक है, हमेशा खुद को बहुत बड़ा तोप नहीं समझना चाहिए। एक पंखा तक हमसे तैयार नहीं होगा, ठीक है, आप तोपची हैं तो समझ लीजिएगा। इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए और मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता। आप जिस समय तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में पॉजिटिव रहिए, मैंने सॉरी भविष्य के लिए पॉजिटिव रहिए, वर्तमान में निगेटिव रहिए। मान जैसे डर लग रहा है, सर डर लग रहा है, एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है, डरना जरूरी है, तभी पढ़ोगे। छठ आया, ईमानदारी से कहिएगा दीपावली और छठ के दौरान कितने लोग एकदम पागल की तरफ पढ़े हैं कि नहीं हमको 13 दिसंबर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है? हाथ उठाना, एक हाथ उठा। 2 दिन पढ़े ना इतने दिनों में, इतने दिनों में। अगर छठ और दीपावली नहीं होता तो आप में से कितने लोग ज्यादा पढ़ते? आगे समझ में ना। जब रिजल्ट आएगा ना तो रोना मत, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। उस समय मत रोइएगा कि भगवान आप ये क्या किए, क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या कहा है? कर्म ही पूजा है, और आप पूजा को ही कर्म समझ जाते हैं। आपको अपनी तैयारी लगातार करनी है, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अभी इसको रोक दें, अच्छा लिखवा दें, ठीक है। लिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, सावन चौहान बोले हम भी सर, बहुत बहुत बढ़िया सावन। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रेस्पॉन्सिबल to prepare the union budget, is responsible to prepare the union budget and to present it in the parliament, समीर तो पढ़ रहे थे लगातार, क्योंकि लगातार टच में वो थे, उनका तो हम समझ रहे हैं। पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, हो गया ना। एक रह गया है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको बाद में बता देंगे। प्राथमिक घाटा ये सब देखे ना, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब हो जाएगा। और थोड़ा सा ना हम लोग बैंकिंग सिस्टम को समझ लेंगे, ठीक है। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बहुत लोग समझ रहे होंगे, बहुत लोग तेज है, हमको पता है, लेकिन हमारा काम है कि उसको थोड़ा सा बता देना। और फिर से एक बार हम जीडीपी, एनएनपी, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है, जीडीपी, और जो कुछ कुछ नई चीजें हैं उसमें, उन सबको हम लोग लेकर के हम आ जाएंगे कभी, क्योंकि हमको लगता है कि फिलहाल इकोनॉमिक वाला, इंडियन इकोनॉमी 2 दिन की क्लास जो है अभी के लिए ठीक है। तो अभी इसके बाद वाला में हम जो रखे हुए हैं, केवल अभी हम लोग 20-25 मिनट का गैप देंगे, और उसके बाद टाइम तो हम देते हैं 1:30 बजे का, तो 12 से वाला में लेट हो जाता है, फिर अभी लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, और ये चलता रहेगा अभी, ठीक है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लास से घुस रहा है दिमाग में ना, कि जो जो कॉन्सेप्ट है, बाकी समय में आपके पास जो भी है ना, पढ़ डालो पागल की तरह, ठीक है। छठ और दीपावली में नहीं पढ़े, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अब जो है ना, आज तारीख क्या है, 13, समझ आ गया ना, अभी भी समय है। बीपीएससी है ये यूपीएससी थोड़ी है। यूपीएससी में अंतिम महीना में हम लोग सीरियस हो जाते थे, बीपीएससी में हम लोग कभी सीरियस ही नहीं होते थे। ये सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि ना केवल हमको करंट अफेयर्स पढ़ना रहता था, केवल करंट अफेयर्स, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना होता था। हम लोग आते थे, आप समझिए, जब हम पढ़ा रहे हैं आपको इंडियन इकोनॉमी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस भी, करंट अफेयर्स, तो समझ में आ रहा है ना, रोक लेगा नहीं ना, रोकेगा तो ऐसे कब हो पाइएगा, ठीक है। इतना हम अपने आईएएस की तैयारी में पढ़े होते हैं ना, जितना पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो हम रैंक 1 ले आते हैं, ठीक है। हम लोग बिना पढ़े उतना इंटरव्यू तक पहुंच गए। जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, घर से पैसा नहीं आता था, ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग में पढ़ा करके घर पैसा भेजते थे, ताकि घर में दिक्कत ना हो। बहन की शादी करनी थी, ठीक है, अब समझो लड़की होते, प्रियांक के बजाय प्रियंका होते, सोचो कि दिव्यांग होते, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते, डिसेबल्ड, और सोचो कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस होते, ईडब्ल्यूएस, या स्वतंत्रता सेनानी के पोते होते थे, लेकिन नहीं लिए थे वो अपना। तो ऐसी स्थिति में, और अपने रूममेट की गलती से मेरी बीच वाली उंगली कट गई थी, ठीक मेंस के पहले, जिसके चलते यहां पर गिल्टी हुआ और दाहिना हाथ की स्पीड कम हो गई उस समय, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू तक पहुंचा है, और तब सीटों की संख्या क्या होती थी, यूं, उसके बाद लोग लेक्चर क्या देते हैं, बहुत काबिल थे तो बन क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है। लोगों को लगता है कि ये घोड़ा रेस में जीता कि नहीं, बहुत कम लोगों को पता होता है कि रेस में दौड़ने से पहले घोड़े की टांग टूटी हुई थी, ठीक है, वो कोई नहीं देखता है, क्योंकि दुनिया क्या याद रखती है, रिजल्ट, इतना याद रखिएगा। वो नहीं याद रखती है कि किन किन कारणों से पूछा। उसके बाद भी हम पहले मेंस के समय, पीटी निकालने के बाद और मेंस के पहले, बीच में 30 फिल्म देखे थे गुस्से में, पहला अटेम्प्ट अपना, ले क्यों? क्योंकि बार बार ईश्वर क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ विघ्न डाल रहे थे। तो लोग डाल दो, अच्छे से विघ्न डाल दो, पारा इतना चढ़ गया था। लास्ट में संभलने की कोशिश की, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले सो गई, समझ गया। तो कुछ चीजें वहां भी रहती हैं, इसलिए मेहनत कीजिए तरीके से। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, यही कारण है कि अभी हम ठीक से पढ़ा पा रहे हैं। ये अलग बात है कि मेरे पास स्टूडेंट उतनी संख्या में नहीं है, वरना औकात आप भी जानते हैं और इतने दिनों में जान ही गए होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन क्या है बता दीजिए हमको।